हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का क्लास आप लोगों के लिए क्लास 8 के बच्चों के लिए है। तो क्लास 8 के बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सोशल साइंस को कवर करेंगे, जिसमें आपका चैप्टर 1 होगा, जिसमें आप लोग को पढ़ना है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज को। तो ये क्लास जो है एनसीईआरटी क्लास होगी। तो एनसीईआरटी के बच्चे, चाहे वो आप इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे वो आप हिंदी मीडियम से हो, हर एक मीडियम के बच्चों के लिए ये क्लास कंफर्टेबल होंगी। लैंग्वेज बैरियर का इशू नहीं होगा, क्योंकि मैं हर चीज़ को इंग्लिश पर्सपेक्टिव से ही पढ़ाऊंगा। लेकिन हिंदी मीडियम के भी जो बच्चे होंगे उनको भी ये क्लास कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं हर एक चीज़ों को इलेबोरेट करके बताऊंगा, समझाऊंगा, हर एक की पॉइंट्स को, कंसेप्ट को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों? तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज की क्लास में। आज की क्लास को हम लोग बारीक से समझेंगे कि ओवरऑल हमारा जर्नी थ्रू द ईयर किस तरीके से होगा, हम लोग किस किस तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, है ना। सोशल साइंस आपके एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, है ना। तो इन सभी चीज़ को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सोशल साइंस है। तो सबसे पहले समझिए सोशल साइंस मतलब क्या है। तो सोशल साइंस बना है सोशल प्लस साइंस है। सोशल मतलब होता है सामाजिक, हिंदी मीडियम के बच्चों। समाज, सोशल मतलब होता है समाज, और साइंस मतलब होता है विज्ञान, सबको पता है। सोशल मतलब समाज और साइंस मतलब विज्ञान। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम समाज को, व्हेन वी स्टडी सोसाइटी, है ना, समाज को जब हम लोग पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं? विथ साइंटिफिक अप्रोच, है ना। When we study society with scientific approach, then we known as social science, then we known as social studies और एसएसटी या फिर सामाजिक विज्ञान। मतलब जब भी हम लोग स्टडी करते हैं किसको, सोसाइटी को, या फिर सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बारे में। सोसाइटी में क्या पढ़ेंगे? सोसाइटी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे लोगों के बारे में, लोगों के जीवन के बारे में, है ना। उनका लोग कैसे जो है, मतलब ह्यूमन जो है कैसे उनका अट्रैक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है आपके मतलब ज्योग्राफी के साथ, हिस्ट्री के साथ, पॉलिटी के साथ, और आपके इकोनॉमी के साथ, है ना। तो इन सभी चीज़ को जब हम लोग समग्र तरीके से ओवरऑल चीज़ों को डीपली हम लोग जब स्टडी करेंगे, तो वही आपका जो है कहलाएगा सोशल साइंस। ठीक है बच्चों? तो ये आप लोग बात को समझ गए। और ये पढ़ना किस तरीके से है? साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू। साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू मतलब हमारा पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? साइंटिफिक होना चाहिए। कोई अंधविश्वास का तरीका नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा चीज नहीं होना चाहिए जो बस लिखी आ रही है या फिर बताई जा रही है हम लोग को, उसी चीज को हम लोग फॉलो करेंगे। साइंटिफिक मतलब एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए आपका हर बात को समझने के लिए। उसके प्रूवन मेथड्स होने चाहिए, हर एक चीज के पीछे का रीजन होना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग ज्योग्राफी को स्टडी करेंगे, तो ज्योग्राफी में हम लोग अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे। तो अर्थ कैसे बना, कैसे फॉर्म हुआ, उसके क्रस्ट के क्या क्या फीचर्स हैं, कोर के क्या क्या फीचर्स हैं, मेंटल के क्या क्या फीचर्स हैं। इस तरीके से हर एक चीज़ों को जब हम लोग साइंटिफिक मेथड से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ के पीछे का रीज़न होगा, अर्थ के फॉर्मेशन के पीछे का रीज़न होगा। तो जब इस तरीके से हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे, तो वही हमारा कहलाता है साइंटिफिक अप्रोच। और साइंटिफिक अप्रोच जब हम सोसाइटी के हिसाब से करेंगे, वही हमारा कहलाएगा सोशल साइंस। ठीक है बच्चों? तो अब आइए सोशल साइंस में मेनली हम लोग क्या क्या देखते हैं। सोशल साइंस में हम लोग मेनली आप लोग को 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। पहला हिस्ट्री, दूसरा आपका जियोग्राफी,
तीसरा आपका पॉलिटी, पॉलिटी इट मीन्स बच्चों पॉलिटिकल साइंस, या फिर आप लोग के लैंग्वेज में सिविक्स भी कहते हैं इसको। और चौथा, मैं पॉलिटी शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस को, है ना। और चौथा इकोनॉमिक्स। समझ गए बच्चों? चौथा क्या है? इकोनॉमिक्स। समझ रहे हो? चौथा हमारा इकोनॉमिक्स है। एक सेकेंड। तो देखिए हिस्ट्री जो है ये क्या है, तो आप लोग बोलो, बताओ मेरे साथ। स्टडी ऑफ, आप लोग बोलोगे पास्ट इवेंट। हम लोग हिस्ट्री को जानते हैं स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट के हिसाब से, मतलब जब भी हम लोग पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, अतीत के बारे में पढ़ेंगे, बीती हुई घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग हिस्ट्री बोल सकते हैं। ठीक है। अब बीती हुई घटनाएं चाहे वो एंशिएंट टाइम में हो, मिडाइवल टाइम में हो, मॉडर्न टाइम में हो, किसी भी वक्त में हो सकती है, उसको हम लोग पास्ट इवेंट बोल सकते हैं या फिर हिस्ट्री सब्जेक्ट कह सकते हैं। ज्योग्राफी क्या है? व्हेन वी स्टडी अबाउट अर्थ, अबाउट अर्थ, है ना, विद रिलेशन विद ह्यूमन इंटरेक्शन, है ना। तो अर्थ को जब हम रिलेट करके ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ पढ़ेंगे तो वही हमारा ज्योग्राफी कहलाता है। पॉलिटी क्या कहलाता है? व्हेन यू स्टडी अबाउट, क्या बताइए, पॉलिसी, है ना, स्कीम्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आपका क्या हो जाएगा और बताओ आप लोग। पॉलिसी, स्कीम, एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेसी क्या है, कौन कौन से आपके फॉर्म है गवर्नमेंट के, फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो इस तरीके से इन सभी चीजों को जब भी हम लोग देखेंगे तो वो कहाँ देखेंगे? पॉलिटिकल साइंस में बच्चों देखेंगे। ठीक है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है? हम लोग जब भी पढ़ाई करेंगे, हम लोग जब भी देखेंगे व्हेन वी स्टडी अबाउट मनी, जब भी रुपये पैसे की बात होगी वो इकोनॉमिक्स के ही अंदर होगी। जब भी मार्केट की बात होगी, बाजार की बात होगी, वो इकोनॉमिक्स के ही अंदर होगी, है ना। जब भी आप बोल सकते हो बैंक की बात की जाएगी, वो इकोनॉमिक्स के अंदर ही होगी। फिर जब भी आप लोग बोल सकते हो डाटा के बारे में बात की जाएगी, जैसे सेंसस वगैरह, इन सब के डाटा के बारे में बात की जाएगी तो वो इकोनॉमिक्स के ही अंदर होगी, है ना। जब भी आप लोग देखोगे मतलब गुड्स के बारे में बात होगी तो वो इसी में बात होगी। इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गई, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में जब भी मोटा मोटी बात होगी तो ये इकोनॉमिक्स के अंदर होंगे। ठीक है। हिस्ट्री के अंदर पास्ट इवेंट, ज्योग्राफी के अंदर अर्थ और ह्यूमन इंटरेक्शन, पॉलिटी के अंदर पॉलिसीज, स्कीम्स, एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, एमएलए, एमपी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियरी, बहुत सारी चीजें हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर मनी, मार्केट, बैंक, डाटा, गुड्स, इन्फ्लेशन, परचेज, सेल्स, टैक्स, तो इन सभी चीजों के बारे में जब भी हम लोग पढ़ेंगे वो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। ठीक है बच्चों। अब आइए आगे, अब आते हैं आपके सिलेबस पे कि क्लास 8 के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस क्या क्या है ना, क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, अगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा तो देखिए, नहीं तो मैं जूम कर देता हूं आप लोग के लिए। देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहला थीम है, सॉरी, सबसे पहला थीम है ए, थीम ए,
थीम ए में क्या बताया गया है? इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। मैंने अभी अभी बताया, जब भी अर्थ और प्लस में ह्यूमन की बात की जाएगी, अर्थ में अर्थ का पार्ट कौन है? लैंड, और ह्यूमन का पार्ट ह्यूमन इट मीन्स पीपल, है ना। तो जब भी इसकी बात की जाएगी तो कौन से चैप्टर में आएगा, कौन से सब्जेक्ट में आएगा, सॉरी बताइए आप लोग, ये थीम कौन सा होगा? ये कहलाएगा जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी। अब दूसरा ये थीम बी में टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, मैंने बताया अभी अभी, पास्ट, पास्ट के बारे में जब भी बात की जाएगी ये कौन से चैप्टर में होगी? हिस्ट्री। ये बच्चों आपका बैकग्राउंड क्लियर मैं कर रहा हूँ, आपको अभी बेसिक्स लग रहे होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा, जो भी बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता है ना, आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन ये मेरी क्लास की मेरी अप्रोच ऑब्जेक्टिव ये रहेगी इस क्लास को बनाने के लिए और इस क्लास को ले जाने के लिए कि कहीं भी कोई भी बच्चा अगर बैठा हो जिसके पास अगर सोशल साइंस के बारे में जीरो नॉलेज, कुछ नहीं पता कि सर मेरे को तो कुछ पता ही नहीं, वो भी इस क्लास में अगर लेक्चर 1 से क्लास को अटेंड करे और मेरे साथ थ्रू द ईयर, होल द ईयर, पूरे सिलेबस को अगर पढ़े, पूरे चैप्टर को पढ़े, तो उसको बहुत ही ब्रॉड नॉलेज सोशल साइंस के बारे में मिल जाएगी। इसीलिए मैं एकदम डाउन टू अर्थ होके एकदम बेसिक लेवल से चीज़ों को लेकर के चल रहा हूँ, जिसको अगर आपको पता है तो आप अपने पास पेशेंस रखिएगा, जिसको नहीं पता है, जिन बच्चों को नहीं पता है, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास रिसोर्सेज की जो है स्कार्सिटी होगी, संसाधन का जो है कमी होगा, जिस वजह से वो किसी अच्छे विद्यालय स्कूल में नहीं पढ़ पाए, है ना, तो उनको समझ नहीं आया, अच्छे कोचिंग ट्यूशन में नहीं पढ़ पाए। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चे आप लोग रिलेट कर पाओ, चीज़ों को बारीक तरीके से समझ पाओ, इसलिए मैं इस क्लास को एकदम बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ। तो बच्चे प्लीज़ आप लोग अपना पेशेंस बनाए रखिएगा और इस क्लास को ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ साथ अपना भी सपोर्ट आप लोग दिखाइएगा, ठीक है। तो ये थीम भी जहाँ पे हम लोग पास्ट इवेंट की बात करेंगे, ये पास्ट इवेंट किसमें हो जाएगा? हिस्ट्री में, ठीक है बच्चों, है ना। तो सबसे पहले आप देखिए ज्योग्राफी की जब हम बात की तो ज्योग्राफी में आपको लैंड एंड द पीपल, इसमें पहला चैप्टर आपको पढ़ना क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, जैसा कि मैंने बताया, मतलब प्राकृतिक संसाधन और उसके उपयोग के बारे में पढ़ना है, समझ गए बात को। थीम बी में पास्ट के बारे में पढ़ना, मतलब हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट होगा। इसमें 3 चैप्टर दिए हैं, 1, 2 और 3, जिसमें पहला चैप्टर होगा हिस्ट्री का रीशेपिंग इंडिया पॉलिटिकल मैप, इंडिया के पॉलिटिकल मैप कैसे रीशेप किए, कैसे जो है, जो आप देखोगे मिडाइवल टाइम में, मिडाइवल पीरियड में दिल्ली सल्तनत जो है वो इंडिया में अटैक किया, तो उसके रेजिस्टेंस पावर कौन कौन से थे, मुगल जो है वो इंडिया में कैसे जो है वो आए, फिर उसके रेजिस्टेंस पावर कौन कौन थे, विजयनगर एम्पायर एक बहुत बड़ा साउथ में आप एम्पायर देखोगे, वो किस तरीके से एम्पायर जो है फला फूला, उसकी खासियत क्या थी, तो हर एक चीज़ को हम लोग बारीक से समझेंगे। चैप्टर 3 हो गया आपका राइज ऑफ मराठा, है ना, मराठों का उदय किस तरीके से हुआ, उनके रूलिंग पावर, एडमिनिस्ट्रेशन पावर किस तरीके से काम कर रही थी, चीज़ें हर एक चीज़ को बारी बारी से हम लोग समझेंगे। द कॉलोनियल इरा इन इंडिया, इंडिया में जो कॉलोनियल इरा था, मतलब जब उपनिवेश का काल था, उपनिवेश का जब समय था, तो किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही थी। 200 साल तक ब्रिटिशों ने हम लोग को गुलाम बना के करके रखा, हम लोग पे राज किया, हमारे संसाधनों का भरपूर प्रयोग किया, है ना। जो देश एक समय में सोने की चिड़िया कही जाती थी, उस देश को एकदम निचोड़ करके जो है अपने पास लेकर के चले गए, है ना। तो किस तरीके से उनका पूरा सिस्टम रहा, कैसे कैसे हम लोग पे शोषण किया गया, फिर हम लोगों ने कैसे उनके खिलाफ जो है रेजिस्ट किया, हमारे बहुत सारे लीडर्स ने अपना जो है अभी योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया देश को आज़ाद कराने के लिए। हमारे जितने भी आप देखोगे रिवॉल्यूशनरीज हो गए, बहुत बड़े बड़े लीडर हो गए, सोशल रिफॉर्मर्स हो गए, तो ये सभी का कंट्रीब्यूशन हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे और ब्रिटिश का जो पीरियड किस तरीके से वर्क कर रहा था इस चैप्टर में अरे देखेंगे। अब आइए थीम डी में। थीम डी आपका मैंने बताया गवर्नेंस और डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की बात कब की जाएगी, कौन सा सब्जेक्ट में?
पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में, या फिर सिविक्स कह लो या फिर पॉलिटी कह लो, ठीक है। तो इसमें दो चैप्टर हैं, एक आपका यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम, मतलब इसमें पढ़ना है इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी किस किस तरीके से काम करती है वैश्विक तौर पे, उन सभी चीज़ों को हम लोग बारी बारी समझेंगे। इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम क्या है ना, चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, चुनाव का मतलब जो हेड है वो कौन करवाता है, उसके हेड व्यक्ति कौन है, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, और ये स्टेट में किस तरीके से काम करती है, सेंटर में किस तरीके से काम करती है, हर एक चीज़ को हम लोग बारी बारी समझेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोग के पास कैसा है ना, हमारे पास लोकसभा राज्यसभा के रूप में जो भी देखोगे, सेंटर के रूप में हमारे पास सेंटर के रूप में बच्चों एक सेकंड कुछ गड़बड़ी आ रही है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे पास जो है सेंटर के रूप में आप देखोगे कि लोकसभा राज्यसभा है ना, आप लोग देखोगे कि स्कीम पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन जितने भी चीज़ों को बनाने के लिए डिजाइन करने के लिए ये सारी हमारे पास व्यवस्था है। स्टेट के रूप में आप लोग देखोगे तो हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, विधानसभा विधानमंडल जिसको हम लोग कहते हैं। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव किस तरीके से वर्क करती है हमारे पूरे विद इन द कंट्री, और कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट्स में किस तरीके से चीज़ें काम करती है, इन सभी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे। अब आइए थीम ई में, थीम ई क्या कह रहा है आपका, थीम ई इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, ये आपको पता चल रहा हो कौन से चैप्टर का पार्ट है, कौन सब्जेक्ट का पार्ट है, इकोनॉमिक्स। एक सेकंड बच्चों, हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी, पता नहीं ये राउंड राउंड देखिए यहाँ पर राउंड राउंड, ठीक है अभी ठीक है। देखिए तो इसमें हम लोग को इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ये हमारा चैप्टर, ठीक। इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स में हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर होंगे, उत्पादन के जितने भी कारण होंगे, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे उत्पादन के लिए कौन कौन सी चीज़ें काम करती है, उत्पादन में एक बहुत बड़े रोल के रूप में हम लोग देखेंगे इंडिया में हमारे फार्मर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके जो है, और देखोगे कि पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है मतलब बनाए रखते हैं, उनकी व्यवस्था को बनाए रखते हैं। बहुत सारे फूड से फिर प्रोसेस फूड्स, इस तरीके से चीज़ें हमारे इंडिया में प्रोसेस होती है, डेवलप होती है। तो इन सभी का कारण क्या है, फैक्टर्स क्या है, क्या क्या चीज़ें काम करती है ना। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपका देखिए क्लास 8 में आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो दो दो बुक्स हैं शायद एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी की एक बुक अभी पब्लिश हुआ है जिसका चैप्टर आपके सामने है, और जब भी अगर दूसरी आएगी, अगर आती है तो, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, आती है तो मैं उसको भी, उसके सिलेबस को भी आप लोग के साथ सामने, या जो भी बोल सकते हो, ब्रेक डाउन कर दूंगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज पे। जैसा कि हमारा पहला चैप्टर आपने क्या देखा था, नेचुरल रिसोर्सेज को देखा था ना, बताइए क्या था हमारा चैप्टर, एक सेकेंड, चैप्टर 1, ठीक है, नाम क्या था, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, ठीक है बच्चों।
तो सबसे पहले समझिए आप लोग, नेचुरल नेचर क्या होता है। बताइए नेचर का मतलब आप लोग क्या समझते हो, आप लोग सोचिए। नेचर मतलब हिंदी में आप लोग कह सकते हो प्रकृति। हिंदी में क्या कहते हो? प्रकृति। मैं पानी पी लेता हूँ, आप लोग सोच के बताइए क्या लिख सकते हो आप लोग। बताइए बच्चों, आप लोगों ने सोच लिया? थोड़ी आवाज में दिक्कत आ रही है, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, आप लोग भी देखिए। देखिए बच्चों, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग, all living and non-living things that are not made by humans। मतलब क्या कह रहा है कि वो सभी सजीव चीजें, वो सभी जीवित चीजें या निर्जीव चीज, सॉरी, या निर्जीव चीजें जो मानव द्वारा ना बनाई गई हो, नॉट मेड बाय ह्यूमंस, है ना, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकृति। अब प्रकृति का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आप लोग बताइए। एग्जाम्पल में जैसे आप लोग देखते हो माउंटेन, प्लेट्यूज, रिवर्स, वेजिटेशन, है ना, तो ये सभी चीजें क्या है? ये सभी एक प्रकृति के ही पार्ट है ना। तो नेचर आप लोग समझ गए, नेचर मतलब क्या होता है। अब आइए रिसोर्सेज का मतलब, रिसोर्सेज का मतलब समझिए। रिसोर्सेज का मतलब आप लोग सोच के बताइए क्या हो सकता है जल्दी। देखिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, एनीथिंग दैट कैन satisfy humans needs, है ना। एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, मतलब ह्यूमन नीड्स हर एक वो चीज जो हमारे, मतलब हमारे जरूरतों को पूरा कर पाए, उसी को हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं, संसाधन कहते हैं, है ना। तो हम लोग किसी भी चीज को अपने जरूरत के हिसाब से उसका उपभोग कर पाए, उसी को हम लोग जो है संसाधन कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। तो ठीक है, अब रिसोर्सेज कैन बी, अब ये क्या हो सकता है बताओ, रिसोर्सेज कैन बी, है ना। अब ये सभी चीजें हम लोग को मिल गई, लेकिन इसके कुछ टर्म्स कंडीशन है। पहले आप लोग यही समझिए कि हर वो चीज जो मानव के जरूरतों को पूरा कर पाए, उसी को हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं। तो नेचर समझ गए, रिसोर्सेज समझ गए। अब आइए नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, अब आप लोग ये सोचिए, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग को क्या पढ़ना है, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, प्राकृतिक संसाधन और उसके उपयोग, है ना, यही तो समझना है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं मटेरियल एंड सबस्टांसेस दैट
occurs in nature and are valuable to humans। ठीक है बच्चों, मतलब वैसी वस्तुएं या फिर वैसी चीजें जो नेचर में प्राकृतिक में मौजूद हो और जो है वैल्यूएबल हो। एक सेकंड, हम 2 मिनट रुके। और जो है वैल्यूएबल हो ह्यूमंस के लिए। ठीक है बच्चों, तो आपने इन सभी चीजों को देखा, तो आपने नेचर को देख लिया, रिसोर्सेज को देख लिया और नेचुरल रिसोर्सेज को देख लिया। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इस क्लास को हम लोग आगे ले जाएंगे आगे की क्लास में, ठीक है, जिसमें आप लोग नेचुरल रिसोर्सेज और उसके यूज के बारे में हर एक कॉन्सेप्ट को बारी बारी से समझोगे। आज चूंकि टाइम हो चुका है तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अगले दिन नेक्स्ट क्लास को, इस क्लास को बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू।